ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले तो आज की क्लास में एक चीज ना, जो कल हमने एरर हैंडलिंग करी थी उसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, वही कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, एरर हैंडलिंग में जो हमने ट्राई एक्सेप्ट किया था, है ना। तो एरर हैंडलिंग में एक्चुअली तीन स्टेटमेंट होती हैं, दो हमने कर ली, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, दो हमने कर ली है। थर्ड स्टेटमेंट इज फाइनली। तो जो सीक्वेंस होता है वो होता है ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। एक बार इसको नोट डाउन करो या फिर मैं बता देता हूँ। देखो, एक्सेप्ट के बाद जब तुम यहाँ पे फाइनल लिखते हो, तो अब इसके अंदर तो कुछ लास्ट स्टेटमेंट डाल सकते हो कि लेट्स से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इशू कॉज लिख लो। ठीक है, अब इसमें यू गॉट एन एरर, सॉरी फॉर इशू, इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। अब आपकी एरर हैंडलिंग कंप्लीट हो जाती है। इतना हो जाता है आपका एरर हैंडलिंग का छोटा सा पार्ट। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गेम खेल लो, चल रहा है तो खेल लो भाई। हम्म। ठीक है, ट्राई कैच में, हाँ तो चार्जर यहीं पे पड़ा था। ये है क्या? ठीक है, तो इसके साथ हमारा मेन एरर हैंडलिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, अब कंसेप्ट है आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऊप्स। ठीक है, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली यही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है इसका, कि हम जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, उसको बेसिकली ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ? ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का ये मतलब हुआ कि अब ना हम जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूलर बना रहे हैं। हर एक हर एक फीचर के लिए, हर एक फंक्शन के लिए हम एक अलग से मॉड्यूल बना देते हैं, एंड लास्ट में उन सब मॉड्यूल्स को कंबाइन कराते हैं, एंड वो कंबाइन होकर रन होते हैं। सो हमारा कोड मॉड्यूल हो जाता है। एंड इसी मॉड्यूलैरिटी को अचीव करने के लिए वी हैव टू यूज कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ना बहुत सारे आपके कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पाइथन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं सीखनी है, एज अ डाटा साइंटिस्ट सीखनी है, राइट। तो इतना डीप में तो नहीं जाएंगे। जो मेजर कंसेप्ट हैं जो डेटा साइंस में एक्चुअली यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अभी कोड कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है। ये वाली थ्योरी नहीं करोगे तो कोड करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारा हमारा है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज कि जब आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक कोड ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हो, बेसिकली एक कोड ब्लॉक पे एनकैप्सुलेट कर देते हो। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डेफ किया था जब हमने डेफ से फंक्शंस बनाए थे। तो वही किया था हमने कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया था हमने, राइट। ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसके बाद सी आपके पास एक इनहेरिटेंस रहता है, बट उसके पहले आपको क्लास वगैरह सिखानी पड़ेगी। एक मिनट ना, वो देखने दो कि है क्या क्या आपके उसमें।
एनकैप्सुलेशन के बाद आता है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपका एनकैप्सुलेशन के बाद आया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरीके से मानो कि ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल यूनिट है आपकी। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक लेट्स से एक लूप एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं लूप तो नहीं, बेसिकली जो अपने आप में सेल्फ डिफाइंड चीज है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक वेरिएबल इक्वल टू करके आपने कुछ लिखा तो जो वेरिएबल का नाम है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। पहले तो मैं इसको हटाता हूँ अभी। ठीक है, इसको मैंने हटाया, तो ऊपर भी लिखा है। ठीक है, सो जैसे मैंने a इक्वल टू 23 लिख दिया, तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने डिफ हेलो डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट भी मैंने इसके अंदर सिंपली हेलो करा दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने कोई लिस्ट बना दी, लेट्स से सारी चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जिन जिन चीजों को मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे लूप है, उसको डिफाइन नहीं कर सकता, है ना? लूप में कोई डेफिनेशन थोड़ी ना, उसका तो सिंटेक्स है सिंपली, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, या जैसे आपका इफ एल्स है, तो आपका इफ एल्स है वो भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बट आपकी लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होगी। एलिफ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता ना, उनको मैं बेसिकली एक नाम नहीं दे सकता। समझो कि जब तक मैं उस चीज को एक नाम नहीं दे सकता वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मिलके एक क्लास बनती है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मिलके एक क्लास बनती है। ठीक है, तो अब ना एक्चुअल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता कैसा है? ठीक है, जब आप एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको क्लासेस बनानी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको उसके अंदर क्लासेस बनानी होती है। बेसिकली जो हिरार्की रहती है या स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है कि जो आपका कोड है वो रहेगा आपका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर या ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, और इन ऑब्जेक्ट्स की जो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनकी एक क्लास बना दी जाएगी। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस आपकी एक मॉड्यूल के अंदर रहती हैं और मल्टीपल मॉड्यूल एक प्रोजेक्ट के अंदर रहते हैं। तो अगर मैं इसको आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करूं, तो लेट मी गो ओवर हियर। ऐसे को शेयर कर देता हूं एक बार। ठीक है, इसको रीसेट कर लेते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि सबसे पहले आपका कोड है। ठीक है, कोड को आपने डाल दिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो मैं लिख दूंगा ओबीजे। ठीक है, कोड्स को आपने डाल दिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स आपके चले गए क्लास के अंदर। ठीक है, देन क्लासेस आपकी चली गई कहां पे बताओ, मॉड्यूल्स के अंदर। मॉड्यूल्स के अंदर चली गई। ठीक है, देन मॉड्यूल्स आपको चले गए फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, देन मॉड्यूल्स आपको चले जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आया समझ? इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं आपको। तो करने से पहले ना आपको एक मैं छोटा सा इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉग्स होते हैं दीज आर माय मॉड्यूल्स। ठीक है, एक मेरा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मेरा ये मॉड्यूल्स है। ठीक है, अब लेट्स से इफ आई गो टू music.py।
ये मेरा एक मॉड्यूल है, इसमें मल्टीपल मॉड्यूल से ये मेरा एक मॉड्यूल है जो मैंने म्यूजिक डॉट पाई के नाम से बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये आ गई मेरी क्लास। ठीक है, ये आ गई मेरी क्लास, दिख रही है? ठीक है, यहाँ पे आ गई मेरी क्लास म्यूजिक के नाम से, राइट। अब इसके अंदर मेरे अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है। देखो, ये है मेरे फिर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट, देन ये वाला मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, सो यही आपका एक वो रहता है, यू कैन से स्ट्रक्चर मान लो या स्टैंडर्ड मान लो, कि इस तरीके से प्रोजेक्ट्स आपके क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट फिर आगे टेस्टिंग के लिए जाते हैं या जिस भी चीज के लिए जाते हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर कि कोड कोड आपके जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आपके जाते हैं क्लास के अंदर, क्लास क्लास आपके जाते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स आपके जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो अब एक्चुअली देखते हैं कि हम क्लासेस या फिर मॉड्यूल्स या जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली दिखने में कैसी होती हैं, एक्चुअली ये करते कैसे हैं। ठीक है, तो आई विल जस्ट क्लोज दिस एंड अब हम डिफाइन करेंगे क्लास। हाँ, छोड़ दो उसे, वो एसी का बटन ऑन कर दो। हाँ, उसमें लाइट जल जाएगी जब भी आएगा, लाइट आएगी ना। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, हम इन क्लासेस को, इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ अपना। ठीक है, लेट्स से ये नहीं, फॉर इन रेंज ऑफ 11 या हाँ 1 से 11, print we can do f2 into I equals to I star 2। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा कोड है। ठीक है, ये है फिलहाल मेरा कोड। अब कोड को हम किस में डालते हैं, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, हायरार्की दिखाई थी, इसमें कोड को हम किस में डालते हैं, ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट में डालने के लिए लेट्स से डेफ टेबल ऑफ टू लिख दिया मैंने नाम, ये लगाया, और ये डल गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। अब ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मैं टेबल ऑफ टू को कॉल करूंगा, मेरा टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किस में जाती है, क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो काफी सिंपल है, क्लासेस से हो जाती है चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लासेस से हो जाती है चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। आपके वाले में क्या एग्जांपल है, देना मेरे को। हाँ ठीक है, तो अब इसको क्लास में डालने के लिए हमें क्लास क्रिएट करते हैं पहले। तो विल डू क्लास, अब लेट्स से मल्टीप्लिकेशन या फिर टेबल्स। ठीक है, मैंने क्लास बनाई टेबल्स। अब ये पूरा पार्ट मेरा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी हिराकी बन रही है फिलहाल। हमारा जो फोर वाला पार्ट है वो कोड है, कोड गया हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट गया हमारा क्लास के अंदर, और जो एक क्लास है वो वन डॉट पाई के अंदर है, तो वन डॉट पाई हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, जब हम वन डॉट पाई, टू डॉट पाई ऐसे बहुत सारे बना लेंगे,
उन सबको मिला के हम रन कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जो आपका क्लासेस तक का पार्ट है वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो इज लाइक सिंपल थिंग। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक क्लास डिफाइन होता है, क्लास के अंदर एक टेबल डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कोड डिफाइन होता है। ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे ना, इसको जब हम रन करेंगे तो हम इसको रन कैसे कर पाएंगे कि टेबल्स, ठीक है, डॉट टेबल ऑफ टू। ठीक है। टेबल्स डॉट टेबल ऑफ टू, इस तरीके से इसको प्रिंट किया जाएगा अब। हाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम सीधा वो कर लेते हैं ना, उसको फेच कर लेते हैं। इस तरीके से आपका ये लिखा जाएगा। क्लियर है? तो मैं सेव करता हूँ। क्या बननी करी? इधर ना, कॉल आउट। मतलब कहीं भी कॉल आउट कर सकते हैं। हाँ। अब देखो ना, पॉइंट ये है कि मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, और क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल आउट करूंगा मैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है मेरे पास क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ पहले टेबल्स, जो कि मेरे क्लास का नाम है, देन डॉट लिख के ऑब्जेक्ट का नाम, व्हिच इज टेबल ऑफ टू। ठीक है। इसको मैं रन करूंगा अगर, तो हो गया मेरे पास टेबल ऑफ टू प्रिंट। राइट। लास्ट में मेरे पास नन आया है। हाँ, क्योंकि क्लास ने हमारा कुछ रिटर्न नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न होता है। उस पे हम बाद में जाएंगे अभी, सॉरी पार्ट पे अभी हम बाद में जाएंगे। ठीक है। इसको बेसिकली ये होता है कि लास्ट में आई कैन डू रिटर्न एंड डन लिख देता हूँ। ठीक है। ये है बेसिकली इसका मतलब बस। ठीक है। हम क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करा था, तो वो बोल रहा था कि नन रिटर्न हुआ है। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये होता है बहुत बेसिक ऑफ आपका ऊप्स। ठीक है। बहुत बेसिक ऊप्स होते हैं ये। हाँ। क्या? नहीं, ऊप्स एक कंसेप्ट है। हाँ, वो कह रहा हूँ ऊप्स एक कंसेप्ट है, वो किसी भी लैंग्वेज के ऊपर लग सकता है। ठीक है। जैसे कोडिंग, अगर आपने मैं कोडिंग का एक सब्जेक्ट बना दूं, उसके अंदर सी प्लस प्लस सिखा दूं, ये मतलब थोड़ा ना कि कोडिंग सिर्फ सी प्लस प्लस है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ऊप्स होता है, वो हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है। वो कंसेप्ट आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हो। सी प्लस प्लस से या सी से इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि दैट इज मोर इन डेप्थ सिखा पाते हैं उससे। पाइथन से आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा पाओगे। ठीक है। इसलिए आपका सी सी प्लस प्लस से ऊप्स ज्यादा सिखाया जाता है। ठीक है ना? तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। इसी चीज के ऊपर ऊप्स बनी हुई है पूरी। ठीक है। एक चीज और बचती है आपकी, मतलब तीन मेन चीज होती है ऊप्स के। ठीक है। तीन मेन चीज होती है ऊप्स में, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, और ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आप, कई लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कंसीडर करते हैं, मैं एक ही में कंसीडर करता हूँ। तो दैट्स टोटली अप टू यू। कंसेप्ट आने चाहिए, अप्लाई करने आने चाहिए, मतलब पता हो ना पता हो डजेंट मैटर। ठीक है। कोड करना आना चाहिए बेसिकली इन द एंड। तो ये लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। Oh yeah.
आया वाला पार्ट समझ? तो समझ आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। गाइस एक मिनट रुकना, ये वाला कंसेप्ट सब लिखो, ठीक है? एक कॉल लेके आया मैं बस। तो आज की क्लास ना काफी सिंपल रखने का ट्राई करूंगा मैं। बहुत सारा कंटेंट नहीं दूंगा क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स कंटेंट है ये। मजा आ रहा है ना? ठीक है। मैं स्टिल बहुत सारा कंटेंट नहीं दूंगा क्योंकि ओवरवेलमिंग हो जाएगा एकदम से। ठीक है, इतना डन? सबके लिए इतना डन? भाई लास्ट में हेलो जवाब दे दो, कुछ पूछ रहा हूँ, फोन में लगे रहोगे? ठीक है। अब देखो, अब जो क्लास बनाई हमने, ठीक है, जो हमने क्लास बनाई है, इसके अंदर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं इस क्लास को। अभी तो हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, अभी हमने सीधा इसे कॉलेबल बनाया है, हमने सीधा सीधा इसे कॉल किया है। ठीक है, हम इस क्लास को इनिशियलाइज भी करते हैं। अब इनिशियलाइज करना और कॉल करने में डिफरेंस क्या है? अभी हमने क्या किया कि एक क्लास थी, उसके अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट था या फंक्शन था, उस फंक्शन को हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया, तो उस फंक्शन में जो भी लिखा हुआ था वो रन हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब क्लास का खुद का कुछ कोड होगा। ठीक है, पहले वो रन होगा, उसके बाद हम उस क्लास में से कोई भी फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम उस क्लास में से कोई भी फंक्शन कॉल कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आता है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस भी साथ में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? जो मैंने वो लेटर बनाई थी, याद है? कोड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्लास, फिर मॉड्यूल, फिर प्रोजेक्ट, है ना? तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि जो पार्ट किसी भी एक लेयर पे है मेरे पास, ठीक है, और कोई एक वेरिएबल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक प्रॉपर्टी है जो मेरी लेट से मेरी क्लास के पास है। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब पाइथन स्पेस डालना मतलब स्पेस तो डल जाएगा, स्पेस पे कौन सा केस सेंसिटिविटी होती है? क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसे अंडरस्कोर लगा दो इसकी जगह पे, स्पेस नहीं आता। हाँ अंडरस्कोर लगा लो, ऑलमोस्ट सेम चीज हो जाती है। ठीक है, सो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अब मेरी क्लास के पास लेट से कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेट से मेरी क्लास है, उस क्लास को पता है कि डॉग कैसा दिखता है। ठीक है, बहुत बेसिक एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास को पता है कि डॉग कैसा दिखता है। तो अगर मेरी क्लास को पता है कि डॉग कैसे दिखता है, तो मेरे ऑब्जेक्ट को भी पता होगा कि डॉग कैसे दिखता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो कोड है उसको भी पता होगा कि डॉग कैसा दिखता है। ठीक है, इसको मैं मोर कोडिंग के सेंस में अगर आपको बताऊं, तो आपने देखा था ना कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स देते हैं, है ना? अब वो जो पैरामीटर्स हैं,
और हमने फंक्शन को दे दिया, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हमारे कोड को मिल जाते हैं। आया, याद आया कि मैंने जैसे ऐड किया था उसमें ए और बी दे दिया था, और मैं फंक्शन के अंदर उस ए और बी को डायरेक्टली यूज कर सकता था, डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती थी मेरे को, है ना। तो यही होते हैं मेरा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, कि मैंने ए और बी का जो प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है, जो वेरिएबल जो भी है, वो मैंने दिया तो ऑब्जेक्ट को है, बट मिल वो मेरे कोड को भी गया। सिमिलर मैनर में जब मैं अपने पैरामीटर्स को, वेरिएबल्स को, प्रॉपर्टी को एक क्लास को देता हूं, तो वो मेरे ऑब्जेक्ट को भी मिलेगी, मतलब मेरे फंक्शन को भी मिलेंगे, एंड ठीक है, एंड मेरे जो ये है कोड है उसको भी मिलेंगी। ठीक है, जो मेरी बातें हैं ना उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज समझने में काफी ज्यादा इशू आएगा, वरना मैं बहुत ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन मैं ज्यादा इसीलिए कर रहा हूँ आज। है, सिंपल हो रहा है। तो फिर क्लास को ना इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, क्लास की इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो कोड है वो एक मेन क्लास में लिखा हुआ होता है। जो आपका कोड है, 1.py का जो फाइल है, वो लिखी होती है आपकी मेन क्लास में। ठीक है, वो ऑलरेडी एक फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास अलग अलग और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम उसको इनिशियलाइज करते हैं अपनी क्लास को, वो भी हम इनिट से करते हैं। इनिट भी हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली। सो व्हाट वी डू इज, हम जब भी क्लास बनाएंगे सबसे पहला हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें, दैट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस नाम से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लोज करता हूँ, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, अब जो ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो ये हमारे अपने साथ लेके आता है, विच इज कॉल्ड सेल्फ। इसकी प्रॉपर्टी होती है जो ये अपने साथ लेके आता है, विच इज कॉल्ड सेल्फ। क्या इनहेरिटेंस है? इनहेरिटेंस तो कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस तो आपका एक कंसेप्ट है ना। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पाइथन में कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ये अपने साथ लेके आता है एक प्रॉपर्टी कह लो या फंक्शन कह लो, कॉल्ड सेल्फ। ठीक है, और सेल्फ तो है ही है। अब इसके साथ साथ ये अपने साथ लेके आएगा जो भी हम इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स देते हैं इसे। ठीक है, सेल्फ एक प्रॉपर्टी है हमारे इनिशियलाइजेशन फंक्शन की। इनिशियलाइजेशन फंक्शन एक पार्ट है हमारी क्लास का। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर ही हम देते हैं हमारे इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स। मतलब जब भी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जब भी हम अपनी क्लास को यूज करना चाहेंगे, तो जो भी वेरिएबल्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ पे इनिशियल जो आपका इनिट फंक्शन है वो रिसीव करेगा। क्लियर है? तो लेट्स से आई गिव इट टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं इसको देता हूं एक तो लेट्स से नम एंड टिल नम। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल दिए। ठीक है, अभी समझ आएगा मैंने ये नाम क्यों रखे हैं, इनका मैं क्या करने वाला हूँ अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसे दो वेरिएबल दिए, नम और टिल नम। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि जो ये वेरिएबल्स है ना, मेरी क्लास में हर एक पूरी क्लास को मिल जाए मेरी। ठीक है, मतलब इनहेरिट कर ले मेरी पूरी क्लास इन वाले वेरिएबल्स को, इन प्रॉपर्टीज को मेरी पूरी क्लास इनहेरिट कर ले। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद इनिशियलाइजेशन के अंदर व्हाट आई विल डू इज सेल्फ डॉट, मैं हमारा नाम था ना, नम डिफाइन कर दूंगा इक्वल टू नम के नाम से। ठीक है, सेल्फ डॉट नम डिफाइन कर दूंगा मैं नम के नाम से। अब सेल्फ जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो वेरिएबल्स को कैरी कर सकती है। सेल्फ जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो वेरिएबल्स को कैरी कर सकती है। वो सारी चीजें तो नहीं हो रही? पक्का? क्योंकि एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये।
तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ? अच्छा, हो गया। तो हम यहाँ पे जो हमारा नम वेरिएबल है उसको सेल्फ को हैंड ओवर कर दिया। जो हमारा सेल्फ प्रॉपर्टी थी ना इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी थी सेल्फ। इस प्रॉपर्टी को मैंने कभी समझाया तो है नहीं कि प्रॉपर्टी बता दिया कि सेल्फ प्रॉपर्टी है इनिशियलाइजेशन की, बट ये सेल्फ प्रॉपर्टी करती क्या है? सेल्फ प्रॉपर्टी का काम है टू कैरी प्रॉपर्टीज। सेल्फ प्रॉपर्टी खुद एक प्रॉपर्टी है। सेल्फ प्रॉपर्टी खुद एक लेट से वेरिएबल है या स्टोरेज क्लास है, कुछ भी कह लो उसे, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को अपने साथ कैरी कर सकती है। अब कैरी कर रही है तो कहाँ लेके जाएगी कैरी करके? ले तो लिया है पूरी क्लास के अंदर। पूरी क्लास के अंदर जहां मर्जी आप फिर उस सेल्फ से मांग सकते हो कि हाँ मेरे को ये वेरिएबल दे दो। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कुछ भी कैरी कर सकते हैं सेल्फ बेसिकली। यूजुअली हम वेरिएबल्स कैरी कराते हैं, बट अब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी कैरी कर सकते हो सेल्फ से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब सेल्फ को बोलेंगे कि नम कैरी करा दिया, अब सेल्फ डॉट टिल नम भी कैरी करा देंगे। मैंने यहाँ पे टिल नम भी कैरी करा दिया, ठीक है। क्या? रैंडम? हाँ, हाँ रैंडम को भी पूरी मॉडल को भी कैरी कर लेगी। हाँ तुम कर सकते हो टेक्निकली वो, बट उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तुम रैंडम को इंपोर्ट करोगे तुम क्लास के अंदर तो इंपोर्ट करोगे नहीं। तुम कहाँ पे इंपोर्ट करोगे? कोड के शुरुआत में। जब भी तुम कोड लिखना शुरू करोगे तो इंपोर्ट तुम कोड की शुरुआत में करोगे। तो उसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल हमारी इंपोर्टिंग हो रही है वो मेन क्लास के अंदर इंपोर्टिंग हो रही है। जो हमारी फाइल होती है वो मेन क्लास होती है, वो मेन क्लास के अंदर इंपोर्टिंग हो रही है। और मेन क्लास का अगर कोई प्रॉपर्टी है वो तो तुम्हारा पूरी फाइल के लिए फिर मिल ही जाती है, समझे। अगर तुम इंपोर्ट यहाँ पे कराते हो, लेट से डेफ इनिट के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट रैंडम, क्योंकि रैंडम एक बेसिकली कोड है, पूरा एक फाइल मान लो कोड है जो हमने नहीं लिखी, पाइथन ने ऑलरेडी दी है। हाँ ये मॉड्यूल्स पे हम बाद में जाते हैं वैसे, बट मॉड्यूल्स का बेसिक मतलब यही है कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है जो हम अपने कोड के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हम रैंडम में करते थे, रैंडम डॉट रेंडेड करते थे, है ना। तो रैंडम उस मॉड्यूल की क्लास थी और रेंडेड उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, एक फंक्शन था। उसको हम पैरामीटर्स देते थे, वो हमें आउटपुट देता था। कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। अब हमने इस क्लास के अंदर इसको इनिशियलाइज करा लिया, नम को एंड टिल नम को। जो इनिशियलाइजेशन डेफ इनिट है, इनिट क्लास का एक पार्ट है। रिमेंबर कि जो भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हैं वो है तो सारी क्लास के पार्ट, बट बाकी सारे क्लास के पार्ट है। और जो इनिट है वो क्लास का ही एक्सटेंशन है, मतलब जो हमारी क्लास है उसी की प्रॉपर्टी है वो। हाँ वो डेफ लिख के लिखा जाता है। जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन होता है वो क्लास को स्टार्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब मैंने इसको ऑल ओवर द क्लास नम को और टिल नम को स्प्रेड आउट कर दिया, है ना। नम को टिल नम को मैंने स्प्रेड कर दिया। तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ रेंज मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, सेल्फ डॉट टिल नम, ठीक है, और +1। अब सेल्फ मैंने बताया कि कैरी करती है मैंने किसी भी वेरिएबल को, सेल्फ कैरी करता है किसी भी वेरिएबल को। मैंने उससे टिल नम कैरी करवाया था ऊपर। अब जब वो कैरी कर रहा है तो मैं किसी भी फंक्शन के अंदर उससे वो चीज ले सकता हूं। उसका मतलब अब मैं पूरे क्लास के अंदर अपने टिल नम का कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, है ना। नहीं अभी देखो,
सेल्फ के नीचे आपकी रेड लाइन आ रही है ना? क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनहेरिटेंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से, जो क्लास है उसको बेसिकली पेरेंट ऑब्जेक्ट के बोलेंगे। ठीक है, जो फंक्शन हो गया इन दिस केस जो छोटा वाला है हिरार्की में, जो नीचे है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट, एंड जो हिरार्की में उससे ऊपर है उसको हम बोलते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास इस केस में हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी हम उससे ले रहे हैं, और जो टेबल ऑफ टू है ये हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम इसके अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ना रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं लेनी तुम्हारी। ठीक है, बट इन दिस केस अगर हम प्रॉपर्टी लेंगे नहीं तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे, ये तो बेसिक लॉजिक है। और हम एक प्रॉपर्टी किसी से लेंगे नहीं तो उसे यूज नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने 10 रुपए में किसी से जब तक लूंगा ही नहीं, है ना, मैं उस 10 रुपए को यूज नहीं कर सकता, राइट? तो हमें सबसे पहले अलाउ करना पड़ेगा अपने चाइल्ड को टू टेक दैट प्रॉपर्टी बाय राइटिंग सेल्फ हियर। ठीक है, अब फ्लो देख रहे हो, प्रॉपर्टी का फ्लो कैसे हो रहा है ना? अब क्योंकि मैंने अपने टेबल ऑफ टू के अंदर सेल्फ को अलाउ कर दिया ना, मतलब मैंने क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इनहेरिट कर ली। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इनहेरिट कर ली, राइट? तो अब मैं अपनी रेंज में सेल्फ डॉट टिल नम भी यूज कर सकता हूं, और यहां पे मैं आई स्टार सेल्फ डॉट नम भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, मैंने टिल नम और नम ऊपर से भिजवाए थे सेल्फ के थ्रू, यहां से मैंने सेल्फ से ले लिए। कुछ नहीं, मैंने दो वेरिएबल बना रखे हैं ऐसी, दो रैंडम नाम लिखे हुए हैं वेरिएबल के, कुछ भी लिख सकते थे, डजंट मैटर। ठीक है ना? मैंने नम और टिल नम क्यों लिखा है वो जब मैं क्लास को यूज करूंगा तब पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? हमने एक क्लास बनाई, क्लास को इनिशियलाइज किया, उसका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा दिया, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके एक कोड लिख दिया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसका ना मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सिर्फ टेबल से, सो टेबल ऑफ नम कर देता हूँ इसका नाम, है ना, टेबल ऑफ टू नहीं करता। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ना सिंबल प्रिंट कर रहा था, टू की जगह पे सेल्फ नाम क्या, वो तो स्ट्रिंग है, वो तो टू ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने, वो तो स्ट्रिंग का पार्ट है ना, वो तो टू एज इट इज प्रिंट होता है बस। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको एज इट इज रन करूंगा, अब इसको मैं अगर एज इट इज रन कर देता हूँ तो ये देगा मेरे को एरर। ठीक है, अब ये देगा मेरे को एरर, एरर, है ना, दे रहा है एरर, है ना? अभी एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन लगा दिया और उसके बाद हम बिना क्लास को इनिशियलाइज करे उसके चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए इस तरीके से समझो कि मान लो एक आपके पास स्कूटी है, व्हीकल है, कुछ भी है, वो बिना लॉक का है, तो बिना लॉक का है, आप बस बैठोगे स्टार्ट करोगे चल जाएगा, है ना? तो वो था क्लास बिना इनिशियलाइजेशन फंक्शन के। ठीक है, अब हमने क्लास में जब इनिशियलाइजेशन फंक्शन लगाया, मतलब स्कूटी पे एक लॉक लगा दिया, अब जब तक आप वो लॉक नहीं खोलोगे स्कूटी चलेगी नहीं। सेम तरीके से जब तक आप ये इस क्लास को इनिशियलाइज नहीं करोगे हमारी क्लास वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से एक कुछ भी नाम रखते हैं, एबीसी मैंने नाम रखा है एक वेरिएबल का, इसके अंदर मैं क्लास को इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो लेट टेबल्स, और अब मेरे को इसके अंदर नम और टिल नम देना पड़ेगा। ठीक है, नम और टिल नम देना पड़ेगा। अब अब मैंने इसको यूज किस तरीके से किया वो देखते हैं। ठीक है, नम मैंने क्या किया है कि मेरे को बताओ किस नंबर का टेबल चाहिए आपको, किस नंबर का टेबल चाहिए आपको। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को 5 का टेबल चाहिए, और कहां तक चाहिए, यूजुअली हम 10 तक करते थे, अब हमने उसको दे दिया कि जहां मर्जी तक बोलो, मेरे को चाहिए 5 का टेबल 15 तक। मैंने एबीसी के अंदर क्लास कर दी इनिशियलाइज, ये है बेसिकली मेरा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब मैं एबीसी डॉट
टेबल ऑफ नम कर सकता हूं, ठीक है, एबीसी डॉट टेबल ऑफ नम कर सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, मेरा डन प्रिंट हो गया, देख रहे हो। तो 2 यहीं पे आया ना, इसको भी तुम ये ले लो यार, नहीं नम लिख दूंगा ना मैं, सिंपल सिंपल सेल्फ डॉट नम, सॉरी, फिर नम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, प्रॉपर्टी तो सेल्फ के पास है ना, सेल्फ डॉट नम लिखेंगे हम इसे भी, ठीक है। ये लो, खुश, ठीक है। अब मेरी प्रॉपर 5 इंटू 5 वन 5 आ गया, 5 टू 10 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने अपनी क्लास को इनिशियलाइज किया और फिर उस इनिशियलाइज क्लास को यूज करके मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। सर एबीसी की जगह हम टेबल्स भी लिख सकते हैं, ये टेबल्स ऑलरेडी नाम दे रखे हैं तुमने, अगर उस क्लास का नाम कुछ और होता तो तुम टेबल्स लिख सकते थे, टेबल्स ऑलरेडी हमने इसका नाम डिफाइन कर रखा है ना, तो इसलिए नहीं लिख पाओगे। अगर तुमने क्लास का नाम कुछ और लिखा होता ना, लेट्स से टेबल 1 2 3 लिखा होता, तो तुम टेबल्स लिख सकते थे इसका एबीसी की जगह पे, बट क्योंकि हमने वो वेरिएबल यूज कर लिया तो अब उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रिंट के अंदर कहाँ पे, अच्छा प्रिंट के अंदर एबीसी, हाँ तुम टेबल्स यूज कर सकते थे इसके अंदर, लेकिन इनिशियलाइज करते हुए हमने जो क्लास है हमारी उसको इनिशियलाइज एबीसी के अंदर किया है ना, इसलिए हमने वहां पे एबीसी लिखा। अगर मैं इसको ना सिंपली ये चीज उठा के इसको इनिशियलाइज ही यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, इसको मैं इनिशियलाइज ही यहाँ पे कर दिया तो ये एकदम सही है अब, ठीक है। मैंने इसको इनिशियलाइज ही वहीं पे कर दिया, आ रहा समझ, पक्का इनिशियलाइज, हाँ जो भी है, जैसे एबीसी में हमने पाइप टेबल ली, बीसी में हम फ्री की टेबल और अलग डैश बना के टेबल को कर सकते हैं, इतनी मर्जी बात। अब तुम जैसे एबीसी का तो मैंने कंसेप्ट ही खत्म करवा दिया, तुम सीधा सीधा ऐसे प्रिंट कराओ, इसके अंदर तुम जितनी बार भी इनिशियलाइज कराओगे क्लास को वो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ इनिशियलाइज हो जाएगी, है ना। अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि यूजुअली आप क्लास को ना मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ इनिशियलाइज कराते नहीं हो, ठीक है, यूजुअली हम क्लास को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ इनिशियलाइज कराते नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। क्लास को हम उन्हीं वेरिएबल्स के साथ इनिशियलाइज कराते हैं जो कि उस क्लास में मल्टीपल फंक्शंस के रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे मैं अपने वाला एग्जांपल पे जाऊं, जो मेरे पास कोड लिखा हुआ था मैंने, इसी में वापस आओ अगर, तो देखो यहाँ पे जो मेरी क्लास इनिशियलाइज हुई है, यहाँ पे जो मेरी क्लास इनिशियलाइज हुई है ये रही ना डेफिनेट, वही तो किया है हमने वहां पे भी, इस तरह तो उसको बोलते हैं जो एबीसी के अंदर, उसके ऊपर मत जाओ अभी, वो सब छोड़ दो। देखो जो हमने एबीसी के अंदर किया था, जो जो यहाँ पे किया है, ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, क्लास को इनिशियलाइज किया है, जो तुम बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्लास को इनिशियलाइज ही कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको की वाला एग्जांपल में इतना ज्यादा नहीं किया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, थोड़ा बता दो, इनिशियलाइज मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डेफ इनिट से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम नीचे टेबल 515 लिखा था, हेलो, हाँ, जब हमने क्लास के अंदर डेफिनेट लिखा तब भी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर टेबल 515 लिखा तब भी मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट डिफरेंस क्या है, जब मैं डेफ इनिट लिख रहा हूँ तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को डिफाइन करने के लिए, मतलब क्लास को बनाने के लिए, ठीक है। और जब मैं नीचे यहाँ पे इस जगह पे क्लास को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को यूज करने के लिए, आया समझ, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना, पता ही था मेरे को, तो तुम्हारे लिए बाकी बच्चे ही बैठे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें टाइम लेंगे आराम से, ठीक है, इसको पूरा करने में टाइम लेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पढ़ा दिया बस छोड़ देंगे, अभी कल की क्लास में भी सेम ही कंसेप्ट पढ़ेंगे।
मुश्किल कंसेप्ट है, मेरे को पता है बच्चों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ऐसी चीज को। तो देखो अब मैं क्या दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। अरे बस बस बस, होगी बहुत बातें। अरे बस भाई, बहुत बातें हो गई। ये अब यहाँ पे मैंने अपना एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेफिनेट किया, अपनी क्लास को इनिशियलाइज किया, अपनी क्लास को स्टार्ट किया। अब देखो मैंने इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल लिए है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है मैंने, इसे बताओ। एक तो बॉट दिया है, वेरिएबल है कोई भी। क्या? हाँ। और मैं, हाँ, आगे डिफाइन कर रखे है ना, खाली डिक्शनरी चाहिए। समझ गए कि जो हमें एक्सटर्नली मेरे को कुछ चाहिए था वेरिएबल, वो बॉट था, वो मैंने ऊपर ले लिया इनिट वाले फंक्शन में। तो वो चीज मैंने यहाँ पे ले ली, वो यहाँ पे डिफाइन कर दी, मतलब यहाँ पे मैंने सेल्फ के अंदर डाल दी। ठीक है, अब मेरे को दो वेरिएबल और बनाने थे, बट इसकी मेरे को वैल्यू कहीं बाहर से नहीं लेनी थी, मेरे को पता था मेरे को इसमें क्या डालना है। तो मैंने सेल्फ के अंदर ये वाला वेरिएबल भी बना दिया, सेल्फ के अंदर ये वाला वेरिएबल भी बना दिया, दोनों की वैल्यू एक एक एम्प्टी डिक्शनरी असाइन कर दी। वो तुम्हारा बहुत आगे का काम है, अभी उस पर बच जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पार्ट दिखा रहा हूँ। कौन सा? अच्छा, जब इसको यूज किया है, तो यूज हमने यहाँ से नहीं किया है एक्चुअली, इसमें तो इसको यूज ही नहीं किया है। अ, हाँ, इसमें नहीं यूज किया है, इसको हमने यूज किया है इस वाली फाइल में। हाँ, इसमें देखो। हाँ, बेसिकली एक बॉट है ये, यूज भी नहीं कर पाओगे यार। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको लोड किया है। अब तुम्हें एक्चुअल नाम दिखेगा भी नहीं उस क्लास का, पर द पॉइंट इज मैंने यहाँ पे इसको लोड किया है। तुम्हें कॉग्स सेम दिख रहा होगा कि कॉग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना। और जब मैं वापस यहाँ पे चेक में जाऊंगा, तो यहाँ पे कॉग्स के नाम से फोल्डर है। अब बेसिकली मैंने एक एक फाइल देने की जगह पे पूरा कॉग्स का फोल्डर ही लोड कर लिया वहां पे। क्या? यहाँ पे तो ये चैट ए आई, चैट ए आई, चैट ए आई लिखा है, चैट ए आई। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऊप से तो समझ आया। आज के लिए यहीं पे रुके, या आगे करना है अभी, निकलना? तुम दोनों का क्या है? आज के लिए यहीं पे रुके या और पढ़ना है अभी? बहुत है, तो बताओ। टाइम तो अभी 6 भी नहीं बजे, 6 बजने में भी 1 मिनट है। देखते हैं कोई छोटा मोटा कंसेप्ट आपका उप्स का बचाओ, क्योंकि उप्स में अभी जाना तो हमें काफी डीप है। हाँ, तो तुम्हारा एक पॉलीमॉर्फिज्म और बचा है, करा दूं? बहुत कुछ करना है अभी, रुक जाओ। हाँ, तो जाओ थोड़ा सा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बहुत कुछ आ गया है, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा ना,
क्या इतने में जो मैंने तुम्हें दिया वो तो बहुत पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, वो वाले टॉपिक्स तो ट्यूसडे तक सबमिट करने हैं। अच्छा तो मैं क्या करते हो घर पे? अच्छा 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 अच्छा, क्या करते हो खेत में? चलो ठीक है, 3-4 घंटे मान लिए, बाकी 3-4 घंटे मान लिए। पूरा दिन तो देखो नहीं करता होगा। 5 मिनट? कुछ छोटी ट्रॉली है क्या? कैसे भर रहे हो? अच्छा उसी में बोलता है। हाँ मैं कह रहा हूँ 3-4 घंटे लगते हैं। 60-70 कुंटल तो तुम वो बड़े वाले भरते हो ना पूरा, वो बनता है, पैकेट सा बनता है। हाँ, उसमें तो टाइम लग जाता है। तो ठीक है, फिर भी तुमने इतने से काम कर लिया। बाकी टाइम 8 बजे आए। अच्छा वो तो जाता है ना चारा तो बाहर बिकता है फिर वो। चलो तुम चारा वाला लाइन नहा धो लिए, 1 घंटा मान लू, 10 बज गए। अरे पता है मेरे को, रोज थोड़ा 60-70 कुंटल चारा जा रहा है इसका। क्या? 5 किले? 5 किलो में क्या? 5 किलो मतलब 5 किले में क्या? क्या कर रहे हो 5 किलो में? उगा रहे हो? उगा रहे हो? हाँ बेचने के लिए उगा रहे हो ना? हाँ तो तुम थोड़ा जुताई करते होगे। ना बैठ के वो कस्सी से काटते हो ना तुम। तो ठीक है क्लास, सुनो सुनो 1 मिनट, क्लास हमारी यहीं पे एंड करते हैं आज की, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अरे गाइस 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 गाइस, क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज की, ठीक है ना? और ये वाले कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कल सेम सेम ऊप्स के कंसेप्ट पे ही क्लास होगी। अरे अरे शांत शांत, 2 मिनट सुन लो बस, 2 मिनट के बाद फिर करते रहना बात, ठीक है? कल तुम्हारी भी ऊप्स के कंसेप्ट पे ही क्लास होगी, ये वाले कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, एंड उसके अलावा 1-2 कंसेप्ट और है उनको और पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हमारा बेसिक ऑफ ऊप्स खत्म हो जाएगा। बेसिक ही पढ़ना है, ठीक है? बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ऊप्स काम आएगा जब तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखोगे ना। हाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखोगे तब तुम्हारा काम आता है कि मान लो तुम्हारा, तुमने लिख दी 1000 लाइन लिख दी कोड की, है ना? तुम अब, भाई होती है 1000 लाइन, कुछ भी नहीं होती 1000 लाइन, बहुत कम है, ठीक है? मान लो तुमने 1000 लाइन लिख दी कोड की, मैं तुम्हें अभी ना कोड दिखाता हूँ, उसमें तो पता लगेगा कि कितनी कम होती है 1000 लाइन। नहीं, मैं तो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ, तुम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक ही कंसेप्ट बार बार लगेगा ना, रिपीट होंगी चीजें, ठीक है? तो मैं बता रहा था, मान लो तुमने 1000 लाइन ऑफ कोड लिख दी, अब तुमने उसे रन किया, तुम्हारा कुछ एरर आ रहा है, उस एरर को ढूंढने के लिए वो कहाँ एरर आ रहा है, तुमने रैंडमली कोड लिखा हुआ है तो मिलेगा ही नहीं कभी भी कहाँ एरर आ रहा है। क्या? क्या? नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, तुमने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखी, 1000 की 1000 लाइन एक साथ रन होगी। हाँ एक साथ वाली, एक साथ रन होनी है। अब उसमें कहीं पे एरर आ गया, अब वो बेशक से लाइन नंबर भी बताते, बट मान लो कि लाइन नंबर बता रहा है कि ए का टाइप अलग है, अब तुमने ए कहाँ से लेके आए हो उसके अंदर, कहाँ से नहीं, कुछ नहीं पता ना। तो इसलिए उसके कंसेप्ट यूज होते हैं कि जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा एरर हैंडलिंग, उसकी अपडेशन मॉडिफिकेशन काफी इजी रहे, मेंटेनेंस काफी इजी हो जाए, इसलिए हम उसके कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक और कोड दिखाता हूँ।
ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ वापस। तो गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये वाला है। अरे देखो, ये एक कोड है। ठीक है, मैं तो डालने बता देती, ये एक कोड है। ये तो चलो बहुत छोटी छोटी चीज लिखी हुई है। 342 लाइन में सिर्फ वो है वेरिएबल्स। ये तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ मतलब मैंने डिफाइन कर रखी है चीजें ना बहुत सारी। मैंने सारी चीजें एक से डिफाइन कर दी। उसे छोड़ो, यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा एक्चुअल कोड। अभी पाइथन का कोड नहीं है, ये लुआ लैंग्वेज होती है, उसका कोड है। ठीक है, अब देखो कितना लंबा कोड है। ट्राई तो भैया तुम्हारा एरर हैंडलिंग। कहाँ पे? नहीं, ये तुम्हारे वो है, वेरिएबल्स होते हैं ना, फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल्स को डाल रहा हूँ। ये कोड किस चीज के लिए, जब तुम्हें वो बताऊंगा ना तब समझ आएगा। फिलहाल मैं एक बार पहले क्लास एंड करता हूँ, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नहीं मैं क्लास एंड करता हूँ, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।